नमस्कार। देश न्यूज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। और क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दरकिनार कर दिया जाएगा? यूपी में जनता का जनादेश, क्या है संदेश? फीके प्रदर्शन पर खड़े कई सवाल, इस पर आज ही हम बात करने वाले हैं। जहां हमने देखा कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में 2019 के जो सफलता मिली थी, 2024 में वो कहीं ना कहीं फीकी रह गई। 2019 के आम चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मिली भारी सफलता की कहानी 2024 में नहीं दोहराई जा सकी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी से कहीं ज्यादा लोकसभा सीटें समाजवादी पार्टी ने हासिल की और कई अहम सीटों पर बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के इस फीके प्रदर्शन को लेकर कई सवाल खड़े हुए, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल उठा वो ये कि इसका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक करियर पर क्या असर पड़ने वाला है। इस साल के लोकसभा चुनाव से कुछ समय पहले तक और खास तौर पर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत हासिल करने के बाद कुछ राजनीतिक हलकों में योगी को भविष्य के राष्ट्रीय नेता के तौर पर देखा जाने लगा था। मगर अब चर्चा ये है कि क्या राज्य में पिछली बार के मुकाबले भारी नुकसान का खामियाजा कहीं उन्हें तो नहीं उठाना पड़ेगा। गोरखपुर मठ के महंत और वहीं से सांसद रह चुके योगी आदित्यनाथ के भविष्य पर चर्चा करने से पहले एक नजर उनकी राजनीतिक यात्रा पर डालते हैं कि वो कैसे मुख्यमंत्री चुने गए, कैसे वो उसके बाद आगे प्रचलित होते गए बुलडोजर बाबा के नाम से फेमस हो गए। बात 17 मार्च 2017 की है, जहां उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के 6 महीने बाद तक इस बात का फैसला नहीं हो पाया था कि प्रदेश का नया मुख्यमंत्री कौन होगा। टीवी चैनलों पर कयास लग रहे थे कि मुख्यमंत्री पद की दौड़ में टेलीकॉम मंत्री मनोज सिन्हा और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य सबसे आगे चल रहे हैं। कई तरह की खबरें आ रही थी। ये तक कहा जा रहा था कि मनोज सिन्हा मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के लिए लखनऊ जाने की तैयारी कर रहे हैं। जब केशव प्रसाद मौर्य को पता चला कि उनकी दावेदारी परवान नहीं चढ़ने वाली, तो उनकी तबीयत बिगड़ गई और वे दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती हो गए। पर्दे के पीछे चली ढेर सारी सरगर्मियों के बाद दिल्ली से उसी समय गोरखपुर लौटे योगी आदित्यनाथ के मोबाइल की घंटी बजी। दूसरे छोर पर पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह थे। उन्हें योगी से पूछा कि इस समय आप कहां हैं। जब योगी ने कहा कि वो गोरखपुर में हैं, तो अमित शाह ने कहा आप तुरंत दिल्ली आइए। योगी ने यह कहकर अपनी असमर्थता जाहिर की कि इस समय दिल्ली के लिए ना तो कोई फ्लाइट उपलब्ध है और ना ही ट्रेन। अगली सुबह तक विशेष विमान से योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे तो उन्हें हवाई अड्डे से अमित शाह के 11 अकबर रोड निवास न ले जाकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के निवास पर ले जाया गया। अमित शाह वहां योगी से मिलने आए और वहीं उन्होंने औपचारिक रूप से योगी को बताया कि उन्हें यूपी का सीएम बनना है। कैसे लगी योगी के नाम पर मोहर, इस पर भी एक नजर डालते हैं। जहां हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एट द हार्ट ऑफ पावर द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ उत्तर प्रदेश के लेखक और इंडियन एक्सप्रेस के वरिष्ठ पत्रकार ये कहते हैं, उन्होंने पूछा कि योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के पीछे वजह क्या थी। वो बताते हैं कि 5 नामों पर मोटे तौर पर विचार किया गया था, जिनमें शामिल थे योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, मनोज सिन्हा और दिनेश शर्मा। 2014 के संसदीय चुनाव से ही उन्होंने अपना सोशल बेस काफी बढ़ाया था। उस दृष्टि से ओबीसी और प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते केशव प्रसाद मौर्य का दावा सबसे अधिक मजबूत बनता था, लेकिन सोच विचार के बाद पार्टी ने योगी को चुना। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि जब उन्होंने कई समीकरणों पर ध्यान दिया तो योगी एक स्वाभाविक उम्मीदवार के तौर पर सामने आए, क्योंकि वो एक बाबा थे और दूसरे उस समय बीजेपी में हाई लाइन हिंदुत्व की तरफ जाने की जो कोशिश हो रही थी उसके वे प्रतीक माने जा रहे थे और वैचारिक रूप से आरएसएस भी उनके साथ था। सांसदों के दल से नाम हटाया गया से योगी के करीबी लोगों को इसका आभास कुछ दिनों पहले हो गया था और जैसे ही 4 मार्च को उत्तर प्रदेश चुनाव के छठे चरण में गोरखपुर का चुनाव संपन्न हुआ, योगी को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का पोर्ट ऑफ स्वप्न जाने का न्योता मिला। योगी की जीवनी लिखने वाले पत्रकार कहते हैं कि भारतीय सांसदों का एक दल न्यूयॉर्क होते हुए ट्रिनाइट की राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन जा रहा था। ट्रिनिडाइट के वीजा तो योगी के पासपोर्ट पर लगा दिया गया, लेकिन उन्हें बताया गया कि उनका नाम यात्रा करने वाले सांसदों की सूची से हटा दिया गया है। पता चला कि ऐसा प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देश पर किया गया। मुख्यमंत्री बनने के कई दिनों बाद योगी ने स्वीकार किया
कि उन्हें आखिरी समय पर अपना नाम हटाए जाने पर निराशा हुई थी, लेकिन उन्हें बाद में इसकी असली वजह पता चली। तब तक राज्यों में नरेंद्र मोदी की पसंद लो प्रोफाइल मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उनके लिए योगी के नाम पर मोहर लगाना थोड़ा असामान्य था, क्योंकि वे भी उनकी ही तरह जनाधार वाले हिंदुत्ववादी नेता थे। लेकिन उनकी उम्र और हिंदुत्व के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को देखते हुए आरएसएस ने भी उनके नाम पर मोहर लगा दी। पारी की शुरुआत हुई, जहां उन्होंने अपनी पारी की शुरुआत देश में मोदी, यूपी में योगी के नारे के साथ की थी। मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने उत्तर प्रदेश सचिवालय एनेक्सी को केसरिया रंग में रंगवा दिया। उसके बाद उन्होंने एक अध्यादेश जारी करवाया, जिसके अनुसार हर अंतर्धार्मिक विवाह और धर्मांतरण के लिए कम से कम 2 महीने पहले जिलाधिकारी की पूर्व अनुमति लेना जरूरी हो गया। उन्होंने ताबड़तोड़ कई ऐसे फैसले लिए जिनसे उनकी हिंदुत्ववादी इमेज लगातार पुख्ता हो गई। 16 अक्टूबर 2018 को उन्होंने इलाहाबाद जिले का नाम प्रयागराज और 3 हफ्ते बाद फैजाबाद जिले का नाम अयोध्या रखवा दिया। बिजनौर में दिए भाषण में उन्होंने ऐलान किया कि जब कोई जोधाबाई अकबर के साथ नहीं जाएगी। योगी सरकार ने एक और नया प्रयोग किया। सीएम प्रदर्शन के दौरान सरकारी संपत्ति को हुए नुकसान के लिए उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर जुर्माना लगाया जिन्होंने इसमें भाग लिया था। योगी आदित्यनाथ रिलीजन पॉलिटिक्स एंड पावर द अनटोल्ड स्टोरी में शरद प्रधान और अतुल चंद्रा लिखते हैं कि मार्च 2019 में लखनऊ पुलिस ने 57 प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। उन्होंने प्रदर्शनकारियों के नाम, तस्वीरें और पते सार्वजनिक स्थान पर होर्डिंग्स पर लगवाने शुरू कर दिए। उनके इन सब कामों ने उन्हें आरएसएस की आंखों का तारा बना दिया। हालांकि उनके इस फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गलत ठहराया और मार्च 2020 में इन होर्डिंग को हटाने का आदेश देते हुए अदालत ने कहा कि इस तरह के पोस्टर लगाना नागरिकों की निजता के अधिकार का उल्लंघन है और विरोध प्रदर्शन करना लोगों के संवैधानिक अधिकार है। योगी को हटाने की जो नाकाम मुहिम रही, उसके बारे में भी आप देखिए, जहां ये लिखा गया कि 2022 में विधानसभा चुनाव से पहले एक समय आया जब केंद्र ने करीब करीब उन्हें हटाने का मन बना लिया था, लेकिन वो इसे रोकने में कामयाब हो गए। श्यामलाल यादव ये बताते हैं कि ये लगभग तय हो गया था कि योगी को हटाया जा रहा है। विधानसभा चुनाव में सिर्फ 9 महीने शेष रह गए थे। उप मुख्यमंत्री मौर्य से उनके टकराव की खबरें आ रही थी, लेकिन तभी आरएसएस नेताओं के हस्तक्षेप के बाद योगी अचानक मौर्य के घर पहुंचे। उस समय तक योगी की लोकप्रियता पार्टी से भी ऊपर पहुंच चुकी थी। उनको दूसरे राज्यों से भी प्रचार करने के लिए बुलाया जा रहा था और उसके बाद वो फेमस हुए बुलडोजर और एनकाउंटर के लिए। 2022 के विधानसभा चुनाव में योगी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर उत्तर प्रदेश में विजयी हुई। मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने कानून और व्यवस्था और अपराधियों पर क्रैकडाउन को अपनी पहचान से जोड़ा और इसी के तहत इलाहाबाद के अतीक अहमद, गाजीपुर के मुख्तार अंसारी, भदोई के विजय मिश्रा को निशाने पर लिया गया। राज्य की शब्दावली में बुलडोजर और एनकाउंटर नए की वईस के तौर पर उभरे। उनकी सरकार ने रामपुर के प्रमुख समाजवादी पार्टी नेता आजम खां के खिलाफ भी कार्रवाई की। चौधरी चरण सिंह के जमाने में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट और मुसलमानों का गठजोड़ बहुत मजबूत रहा, लेकिन 2013 में मुजफ्फरनगर दंगों की वजह से वो टूट गया। योगी ने सीएए के प्रदर्शनकारियों की प्रॉपर्टी सीज करने की जो बात की, उसका उन्हें अपने समर्थक वर्ग में बहुत फायदा हुआ। उनकी ये कदम उनको पार्टी के वोटर के और नजदीक ले गए और इसका फायदा उन्हें चुनाव में निश्चित तौर पर मिला। उत्तर प्रदेश के इतिहास में वो पहले मुख्यमंत्री बने जिन्होंने न सिर्फ अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया, बल्कि उन्हें अगले कार्यकाल के लिए दोबारा मुख्यमंत्री चुना गया। पार्टी में उनका कद बढ़ा, उन्हें राष्ट्रीय स्तर के नेता के तौर पर देखा जाने लगा। लेकिन हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रचारक की भूमिका निभाई, लेकिन परिणाम अपेक्षा के अनुरूप नहीं आया। केंद्रीय नेतृत्व के साथ खींचतान भी देखी गई और ऐसी चर्चाएं तेज होने लगी कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और योगी आदित्यनाथ के रिश्तों की तल्खी एक बार फिर उभर रही है। राजनीतिक विश्लेषक का ये कहना है, उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के फीके प्रदर्शन के लिए योगी आदित्यनाथ को किस हद तक उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। उनका कहना था कि योगी आदित्यनाथ की भूमिका की समीक्षा तभी की जा सकती है जब उनके पास कोई जिम्मेदारी होती, और इस लोकसभा चुनाव को पूरी तरह से बीजेपी के आला कमान कंट्रोल कर रहे थे। चुनाव की पूरी बागडोर अमित शाह के हाथ में थी। सारे टिकट भी इन्हीं की मर्जी से दिए गए। एक एक चुनाव क्षेत्र का प्रबंधन अमित शाह खुद कर रहे थे। राजनीतिक विश्लेषक ये कहते हैं, योगी का सिर्फ इतना ही काम था कि यूपी में घूम घूम कर एक स्टार प्रचारक के रूप में धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण करने वाले भाषण जो दे रहे थे, उन्होंने बखूबी उसे निभाया। उनकी जो जिम्मेदारी थी
उसका उन्होंने पूरा पालन किया और इसलिए उनको इस हार का जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। अगर कोई योगी पर इस हार की जिम्मेदारी डालने की कोशिश कर रहा तो वो साजिशन ही होगा। क्या योगी को दरकिनार किया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल अब खड़े हो रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो उत्तर प्रदेश में फीका प्रदर्शन रहा उसके बाद अब, क्योंकि जैसे शुरुआत में ही कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करियर को लेकर अब ये जो तमाम सवाल हैं वो खड़े होने लगे हैं। केंद्र में सरकार बनाने के बावजूद उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम को बीजेपी नेतृत्व के लिए पचाना मुश्किल हो गया, खासतौर से तब जब यूपी से सटे हुए राज्यों जैसे उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश और दिल्ली में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया हो। 2019 के संसदीय चुनाव और 2022 के विधानसभा चुनाव में जबरदस्त सफलता के बाद कुछ हलकों में योगी आदित्यनाथ के लिए राष्ट्रीय भूमिका की सद्भावनाएं पर मंथन होने लगा था और उन्हें अगली पीढ़ी के बीजेपी नेता के तौर पर देखा जाने लगा था। लेकिन क्या ताजा लोकसभा चुनाव के परिणाम से इन संभावनाओं पर विराम लग गया है? राजनीतिक विश्लेषक ये कहते हैं कि अनुप्रिया पटेल ने योगी के खिलाफ जो चिट्ठी लिखी है, जिस तरह से उसे मीडिया को दिया गया है, वो इस बात का सबूत है कि वो किसकी शह पर किया गया। योगी आदित्यनाथ के बारे में कहा जाता था कि उनके शासन में स्त्रियां अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करती हैं। ऐसे में एक खबर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के जरिए जारी की गई, जिसमें बताया जाता है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध में उत्तर प्रदेश कितना आगे है। राजनीतिक विश्लेषक केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की उस सार्वजनिक हुई चिट्ठी का जिक्र कर रहे थे, जिसमें उन्होंने लिखा था कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों को रोजगार देने के मामले में भेदभाव बरत रही है। ऐसी खबरें इसलिए जारी की जाती हैं ताकि योगी जिन बातों पर राजनीतिक श्रेय लेते हैं उन्हें ध्वस्त किया जाए। बुलडोजर या एनकाउंटर मॉडल जब तक प्रासंगिक रहेंगे, उनकी साख तब तक नहीं गिरेगी। ये कहा गया कि भाजपा हमेशा योगी के बारे में आकलन करती रहती है। आज फिर से उस आकलन की प्रक्रिया जारी है। वे कहते हैं कि आज इनके खिलाफ आला कमान में नकारात्मक ज्यादा है। वो मान रहे हैं कि चुनाव जीतने में उन्हें जो मदद करनी चाहिए थी वो नहीं उन्होंने की है। वो भाजपा के अलग में अटके हुए हैं। भाजपा ने तो उन्हें उगल पा रही है और ना ही निगल पा रही है। आने वाले दिनों में भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व और योगी आदित्यनाथ के संबंध बेहतर होंगे या उनके बीच तनाव बढ़ेगा, ये इस पर राजनीतिक विशेषज्ञों की नजरें बनी रहेंगी। लेकिन फिलहाल बड़ा सवाल यही कि क्या वाकई अब जिस तरह से खींचतान देखी गई है केंद्रीय नेतृत्व और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच, तो क्या अब योगी आदित्यनाथ का सियासी जो सफर है वो खतरे में है? क्या उनका राजनीतिक करियर जो है वो दरकिनार अब कर दिया जाएगा? ये तमाम सवाल खड़े हैं, जिस पर भविष्य में जैसी कुछ प्रतिक्रियाएं उत्तर प्रदेश से सामने आएंगी उस पर नजर बनी रहेंगी और लगातार इस पर आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।